नमस्कार मित्रों, मैं राहुल लाल। आज चर्चा करेंगे दिल्ली हाई कोर्ट के काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे हुए फैसले को, क्योंकि हाल ही के समय में भारतीय रेलवे ने दिल्ली के दो काफ़ी नामी गिनामी मस्जिदों को 15 दिनों के भीतर हटाने के लिए कहा था। यानी इंडियन रेलवे का यह मानना था कि दिल्ली के दो बड़े सुप्रसिद्ध मस्जिद वो इलीगल हैं, अवैध निर्माण हैं। एक तो तिलक मार्ग के मस्जिद को कहा गया था और दूसरा बंगाली मार्केट के मस्जिद को कहा गया था। ऐसे में मस्जिद कमेटी और दिल्ली वक्फ बोर्ड वो आनन फानन में दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची और दिल्ली हाई कोर्ट ने जो वहाँ पे सुनवाई की, उसके जो किस्से रहे वो काफ़ी रोचक किस्म के रहे मित्रों। इसमें दो तीन चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं, क्योंकि रेलवे काफ़ी ज़्यादा आतुर थी इन दोनों मस्जिदों के ऊपर बुलडोजर चलाने के लिए, जबकि जो मस्जिद प्रबंधन से समिति से जुड़े हुए लोग हैं उनका कहना है कि एक मस्जिद तो 250 साल पुरानी है, दूसरी मस्जिद 400 साल पुरानी है, फिर उसको अवैध कैसे करार दिया जा सकता है। इन सब तर्कों के साथ दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई और वहाँ पे जो नोटिस था उसको लेके भी कई तरह की चीज़ें उठी कि नोटिस में कुछ स्पष्टता नहीं है, नोटिस कुछ ऐसा है जैसा कि उसे किसी भी दीवार पर चिपकाया जा सकता है। तो अगले कुछ मिनटों में सुने, आप लोग जरूर जुड़े हुए रहें कि आखिर दिल्ली की दो मस्जिदों पर जब रेलवे ने बुलडोजर चलाने का निर्णय लिया तो आखिर हाई कोर्ट को मस्जिद पर बुलडोजर चलाने के लिए क्यों मना करना पड़ा, क्या कारण रहे। उन कारणों की बड़ी गंभीरता से हम लोग पड़ताल करेंगे। देखिए, हाल फिलहाल में अगर हम लोग देखें तो रेलवे के कई निर्णय बड़े अजीबोगरीब किस्म के रहे हैं। हम लोगों ने देखा है अभी बनारस में अगर देखें हम लोग, वहाँ पे सर्व सेवा संघ जो रेलवे से ज़मीन राजेंद्र प्रसाद ने लिया था एक ज़माने में, और कई सारे लाल बहादुर शास्त्री, कई लोगों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी महात्मा गांधी के प्रतिष्ठान को बनाने को लेकर। लेकिन अचानक से रेलवे ने सर्व सेवा संघ के बनारस के ज़मीन को रेलवे की ज़मीन बताकर उसे अवैध करार दे दिया। उसे अब तोड़ने की तैयारी चल रही है। वो घटना भी पुरानी हुई भी नहीं थी कि दिल्ली में दो पुराने नामी गिनामी मस्जिदों को जो है कि अवैध करार दे दिया गया। आज जब कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, कोर्ट में सुनवाई के समय में याचिकाकर्ता ने बड़े एक महत्वपूर्ण दलील भी रखा वहां पे कि 2010 में, हाँ 2010 में उल्टे रेलवे ने मस्जिद कमेटी से ज़मीन ली थी कि वहाँ पे बगल में रेलवे की कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसके लिए उन्हें ज़मीन चाहिए और इसके लिए उनको अतिरिक्त ज़मीन दूसरे जगह पे दी गई थी। तो जो तथ्य, अगर इस प्रकार के तथ्य हैं कि 2010 में तो रेलवे को जो है कि मस्जिद कमेटी के साथ डील करनी पड़ी थी, और आज रेलवे कह रहा है कि पूरा का पूरा मस्जिद ही अवैध क्षेत्र में है, और वो भी एक नहीं दो मस्जिद। जिस मस्जिद को लेके कहा जा रहा है कि वो मस्जिद 250 साल पुरानी है, कोई मस्जिद 400 साल पुरानी है, और अचानक से रेलवे उसे जो है कि अवैध करार दे रहा है दिल्ली के केस में। और बनारस के मामले पे तो मैंने बताया ही। इसके बाद जो हाई कोर्ट को जो आश्चर्यजनक लगी वो टिप्पणी, उसको भी समझने की जरूरत है। हाई कोर्ट के जज ने कहा, जालान साहब ने क्या टिप्पणी की कि ये कैसी नोटिस है, ये तो नोटिस देख के ही प्रथम दृष्टि में लग रहा है कि कुछ फर्जीनामा जैसा नोटिस लग रहा है ये। क्योंकि उस नोटिस में जो लिखा हुआ था, हाई कोर्ट के जज ने कहा कि ना तो इसमें स्पष्ट तौर पे किस संपत्ति को आप इशारा करना चाहते हैं, उस संपत्ति को लेके कोई इशारा है। ये तो एक कोई ऐसा जनरल नोटिस है जिसे किसी भी बिल्डिंग पर चिपकाया जा सकता है। इसलिए हाई कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर रेलवे को कह दिया कि अभी आप अपने बुलडोजर को कृपया इन दोनों मस्जिदों के किनारे समीप लाने का प्रयास ना करें। क्योंकि याचिकाकर्ता की जो मुख्य दलील यह थी कि उनके पास ज़मीन है। 1945 में भी उस समय के वायसराय के साथ जो समझौते थे उसके भी कागज़ हैं उनके पास। पुराने समय के भी अनेकों अनेक दस्तावेज हैं मस्जिद कमेटी के पास, दिल्ली वक्फ बोर्ड के पास। क्योंकि मित्रों, यहाँ पे जो याचिकाकर्ता थे वो मस्जिद कमेटी के लोग और दिल्ली वक्फ बोर्ड थी, तो उनका यही तर्क था कि उनके पास ऐसे बहुत सारे जो है कि 1945 के दस्तावेज हैं, 1800 के साल एक उस समय के ज़माने के भी बहुत सारे दस्तावेज हैं। ऐसे स्थिति में रेलवे अचानक से एक काफ़ी पुराने मस्जिद को, दो पुराने मस्जिदों को अवैध कैसे करार दे सकती है। हालांकि जैसा मैंने बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में उस नोटिस की पूरी भाषा पे भी, ना तो उस नोटिस में देखिए क्या क्या कमी थी।
उस नोटिस में ना तो डेट लिखा हुआ था, जब आप कोई नोटिस निकालते हैं तो उसके ऊपर क्रमांक होता है, वो क्रमांक भी नहीं था। किस अधिकार के साथ वो नोटिस निकाला गया है, क्यों निकाला गया है, उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं थी। इसलिए हाईकोर्ट ने कहा कि ये तो बिल्कुल फर्जी सी स्थिति लगती है। लेकिन जो केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे थे कोर्ट में, उन्होंने कोर्ट को कहा कि मैं इस नोटिस को लेकर विस्तार से जानकारी प्राप्त करूंगा और फिर कोर्ट को इसकी सूचना दूंगा। तो ऐसे स्थिति में दिल्ली हाईकोर्ट ने सीधे सीधे रोक लगा दी है मस्जिद के ऊपर बुलडोजर चलाने से। आजकल कुछ समय से बुलडोजर का मामला बड़ा ही चर्चा में रहता है और उसमें भी रेलवे भी चर्चा में आ चुकी है। सवाल ये उठता है कि क्या रेलवे केंद्र सरकार की राजनीति का हिस्सा बनता चली जा रही है? चूंकि मैं दो अलग अलग घटनाओं को एक साथ आप लोगों को जोड़ के समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक घटनाक्रम जो कि बनारस का है। बनारस में महात्मा गांधी के जो अचानक से जो शनिवार को घटना घटी, भारी संख्या में रैपिड एक्शन फोर्स के तमाम लोग आ गए। वहाँ पे गांधी जी के पुराने सर्व सेवा संघ में जो उनकी दस्तावेज थे वो बाहर फेंक दिए गए। उनमें जो है कि वो धूल मिट्टी लग रहे हैं। वहाँ पे उसको अचानक से जो है कि उसको कब्जा लेने का प्रयास हुआ। 30 जून को जो है कि रेलवे का मानना है कि वो रेलवे जो है कि उसके उस पूरे सर्व सेवा संघ के बिल्डिंग का नामो निशान भी मिटा देगी। तो क्या केंद्र सरकार एक तरफ रेलवे का प्रयोग गांधी के प्रतीक चिन्हों को मिटाने के लिए कर रही है और दूसरी तरफ क्या रेलवे का प्रयोग ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए किया जा रहा है? क्योंकि आजकल हर समय अभी एक अगर मस्जिद का एक मामला हम लोग देखें तो काफ़ी जो है कि 18वीं शताब्दी की एक पुरानी सिया मस्जिद है। वो मस्जिद अयोध्या में जो है कि रामपथ के सामने में आ गया, उसे भी तोड़ने के लिए जो है कि कह दिया गया है। तो क्या मस्जिदों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि जिस तरह से अचानक रेलवे जो तर्क दिए जा रहे हैं कि 2010 में रेलवे दिल्ली में बंगाली मार्केट की मस्जिद और तिलक मार्ग की मस्जिद के साथ जो है कि डील कर रही थी ज़मीन लेने के लिए, कि रेलवे को ज़मीन की ज़रूरत थी, मस्जिद कमेटी कुछ ज़मीन उसे दे दे। आज वही रेलवे अचानक से कह रहा है कि आपके पूरा का पूरा ढांचा ही इलीगल है, वो पूरा ज़मीन हमारा ही है। तो रेलवे के माध्यम से हम लोगों ने देखा है उत्तराखंड के हल्द्वानी में भी किस तरह से ध्रुवीकरण की राजनीति को करने का प्रयास किया जा रहा था। तो क्या उसी तरह से रेलवे के माध्यम से कभी गांधी जी के प्रतीक चिन्हों के ऊपर हमला किया जा रहा है? क्या रेलवे के माध्यम से पुराने मस्जिदों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं? रेलवे को क्या एक टूल बनाया जा रहा है? क्योंकि हम लोग अगर रेलवे की स्थिति की बात करें तो वर्तमान सरकार में रेलवे की स्थिति कोई बेहतर नहीं हुई है मित्रों। रेलवे में सरकार ने पूरा का पूरा ध्यान जो है कि लगाया है कुछ नए कुछ चुनिंदा जगहों पे कुछ नए प्रकार के एक रेल, मैं नाम भी नहीं लूँगा उस रेल का, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करते रहते हैं, पूरा रेल महकमा उसी का गुणगान करता रहता है। लेकिन जो सामान्य ट्रेनों की स्थिति हो रही है वो काफ़ी बुरी हो रही है। इसके पहले भी हम लोगों ने देखा कि रेलवे संरक्षा को लेके, रेलवे सुरक्षा को लेके बड़े बड़े दावे किए जाते थे कि रेलवे में दुर्घटना नहीं हो रही है, लेकिन वो भी हम लोगों ने देखा कि इस साल क्या स्थितियाँ हुई। तो रेलवे के आधारभूत संरचना को लेकर जो काम करने चाहिए वो काम नहीं हो रहे हैं। रेलवे की किरायों में अप्रत्याशित तौर पे वृद्धि हुई है। तो रेलवे अपने बुनियादी काम छोड़कर बाकी सारे काम कर रही है। रेलवे के ज़मीन पर देश भर में अलग अलग किस्म के बहुत सारे जगह बिल्डरों ने कब्जा कर लिया है। रेलवे वहाँ पे रेलवे की कोई दृष्टि नहीं होती कि रेलवे अपने अवैध अतिक्रमण को वहाँ पे हटाए। अलग अलग जगह पे कई सारे लोगों ने रेलवे के ज़मीन पे कब्जा कर लिया है। उन कब्जा को हटाने पर रेलवे की कोई दिलचस्पी नहीं होती, लेकिन काफ़ी पुराने मस्जिदों के ऊपर या फिर वो ज़मीन जिसको रेलवे ने खुद देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के कहने पे, तमाम उस समय विनोबा भावे इत्यादि के कहने पे बनारस में जो है कि वो ज़मीन दे दी गई थी गांधी जी के लिए समर्पित संस्थान सर्व सेवा संघ को, उस ज़मीन को आज रेलवे अपना कह रही है। रेलवे का दायरा क्या है, रेलवे किस जगह पे खड़ी है? वास्तविक चीज़ ये है कि रेलवे को अगर चाहिए तो उसकी ज़मीन भारी संख्या में अवैध अतिक्रमण के शिकार है, उसे उन ज़मीनों को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराना चाहिए। लेकिन इस नाम पे जो रेलवे को टूल के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, इससे रेलवे को और ज़्यादा नुकसान होगा और रेलवे की छवि पे भी नुकसान पहुंचेगी। भारत में वैसे ही अल्पसंख्यकों के ऊपर जो बढ़ते हुए तमाम अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां आरोप लगाती हैं, बड़े बड़े अखबार आरोप लगा रहे हैं कि कहीं कहीं यहाँ पे अल्पसंख्यक समुदायों के ऊपर कहीं उन्हें निशाने पे लिया जाता है। 2024 का चुनाव काफ़ी पास है, क्या पोलराइजेशन पॉलिटिक्स में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है? ये तमाम ऐसे मामले आ रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर मस्जिदों को पोलराइजेशन पॉलिटिक्स के लिए
भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रयोग कर रही है और इसमें रेलवे को टूल बनाया जा रहा है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जब रेलवे को आप टूल बनाते हैं तो रेलवे अपने मूल काम को छोड़कर बाकी सारा काम करती है और इसमें रेलवे की स्थिति बहुत बिगड़ रही है। हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि रेलवे में जितनी ऑस्ट्रेलिया की आबादी है उतनी आबादी प्रत्येक दिन भारत में रेलवे में सफ़र करती है। अभी भी भारत में ट्रांसपोर्टेशन के सबसे महत्वपूर्ण इकाई के रूप में भारतीय रेलवे आती है। फिर उस रेलवे के द्वारा हिंदू मुस्लिम के इस प्रकार के नफरत फैलाने के उपकरण में वो कैसे प्रयोग आ रही है। हल्द्वानी से लेके दिल्ली और दिल्ली से लेके बनारस तक में जो रेलवे के रंग दिख रहे हैं वो कोई बहुत अच्छे संकेत नहीं है। इसलिए नीति निर्माताओं को चाहिए कि वो रेलवे को थोड़ा उसके प्रगतिशील रवैये पे छोड़ दें। ध्रुवीकरण की राजनीति किसी अन्य मामले पे कर रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर मानना पड़ेगा कि जिस हल्के फुल्के ढंग से रेलवे ने टिप्पणी लगा दी थी, नोटिस जारी कर दी थी दिल्ली के 2 मस्जिदों के ऊपर, जिसके ऊपर कि हाई कोर्ट के जज को भी कहना पड़ा कि ये बिल्कुल एक फर्जी सा नोटिस लग रहा है। एक ऐसा नोटिस लग रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है खुद ही सामान्य तौर पे कि जो भी आप लोग अवैध हों वो अपने अपने संपत्ति को हटा लें। इस प्रकार के नोटिस मस्जिद के ऊपर नहीं लगाए जाने चाहिए। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकार का भी वर्णन है मित्रों। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को विशेष प्रकार के अधिकार प्रदान करता है और भारतीय संविधान का आर्टिकल 25, 26, 27, 28 प्रत्येक धर्म के लोगों को एक तरह से अपने इबादत गाह बनाने, उसका निर्माण करने, तमाम तरह की चीज़ों की आज़ादी देता है। तो ऐसे स्थिति में जब भारतीय रेलवे अस्तित्व में नहीं आई थी और उसके पहले अगर कोई मस्जिद अस्तित्व में है यहाँ पे, तो फिर रेलवे उस मस्जिद को अवैध कैसे करार दे सकती है? ये यक्ष सवाल अभी भी उठता ही चला आ रहा है। क्या रेलवे अपनी प्रतिबद्धताएं भूल चुका है? रेलवे के लिए बहुत आवश्यक है कि वो उसके ज़मीन पे जो अतिक्रमण हुआ है अलग अलग जगहों पे, वास्तविक अतिक्रमण को दूर करने के गंभीर प्रयास करें। क्योंकि वो कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक उन अतिक्रमणों को हम लोग देखते हैं, लेकिन उन अतिक्रमणों में आप केवल चुन के एक जो अवैध अतिक्रमण भी नहीं है, जो रेलवे से पहले से अस्तित्व में मस्जिदों पे हमला करते हैं या फिर गांधी जी के संस्थाओं पे हमला करते हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे में जो दिल्ली हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, वहाँ पे कहीं न कहीं दिल्ली के जो बंगाली मार्केट का जो मस्जिद है उसे काफ़ी राहत की सांस मिली है। तिलक मार्ग पर स्थित मस्जिद को भी काफ़ी ज़्यादा जो है राहत की सांस मिली है। धन्यवाद मित्रों।